हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अभ्यास 1.15 एंड 1.16। पहले हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1.15। ये वैद्युत फ्लक्स पर आधारित सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए बेटा, सवाल है एक समान वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा है कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है? E इक्वल टू 3 × 10⁻³ और आगे लगा हुआ है बेटा I कैप। इट मीन्स ये I डायरेक्शन में या x एक्सिस की दिशा में है और यूनिट है न्यूटन पर। ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, एक समान है। इन्होंने सवाल में दे रखा है, इन्होंने पूछा है ए पार्ट, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्ट से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इन्होंने कहा है कोई वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो कि YZ तल के समांतर रखा हुआ है। कोई वर्ग है जो YZ तल के समांतर रखा है। तो देखिएगा बेटा, जो वर्ग है वो YZ के समांतर का मतलब होता है कि उसकी एक भुजा Y अक्ष के समांतर और दूसरी भुजा Z अक्ष के समांतर। मैंने यहाँ पर अभी 2D कोऑर्डिनेट लिया है। यहाँ दो कोऑर्डिनेट है, X, Y और Z। इधर 3 है। पहले मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें तो देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र है I यानी X एक्सिस में दिखाई नहीं दे रही, तो आप इमेज कर सकते हैं। आपको मालूम है X कौन सी होती है? इनसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड, यानी बोर्ड के अंदर या बाहर। बाहर +X होती है, अंदर -X होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। जो बाहर अक्ष होती है, पेपर के बाहर या बोर्ड के बाहर, उस अक्ष को प्लस पॉजिटिव लेते हैं। तो बाहर वाली है +X, यानी ऐसे समझिए हम बेटा डॉट से दिखाएं तो ये पेपर से बाहर निकलने वाली डायरेक्शन होती है। ऐसा फिगर सिंबल डायग्राम बार बार बुक में आपको मिलेगा। तो डॉट का मतलब होता है +X, जो समझिए बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। +X का डॉट का मतलब बाहर निकलता है ऐसे, और क्रॉस का मतलब अंदर घुसता हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। पहले मैं इसमें वर्ग बनाता हूं। तो जो वर्ग है उसकी एक साइड वो YZ तल के समांतर है, तो उसकी एक भुजा Y अक्ष पर होगी, एक Z अक्ष पर होगी, ऐसे होगी। ये मैंने कोई वर्ग बना, ये वर्ग। ठीक है बेटा, ये वर्ग है। इसको लिख देता हूं YZ तल के, YZ तल में वर्ग। क्वेश्चन 2 मिनट का है, पर मैं एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं लंबा लूंगा। ठीक है बेटा, देखिएगा, हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है और वैद्युत क्षेत्र किधर दे रखा है? +X। तो वैद्युत क्षेत्र को आप ऐसे दिखा सकते हो बेटा, ऐसे डॉट में। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान हो तो और भी अच्छा तरीका है, समान दूरी पर दिखाइए। ठीक है, ऐसे कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी अंदर से बोर्ड से निकल रहा है बाहर। ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे समझिए, थर्ड डायरेक्शन। अब इस वर्ग से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा? उन्होंने पूछा है ये जो वर्ग है, इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = E.S, या इसे कह सकते हैं ES cos θ। यहां पर थीटा क्या होता था, फिर से लिख देता हूं। जहां थीटा E तथा S यानी वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो देखिएगा बेटा,
यहाँ ई तो हमें मालूम है कि दिशा में है प्लस एक्स दिशा में। ऐसे इस तल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल सदिश कैसा हो, किधर होगा। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। इसका तल वाई जेड तल में है, वर्ग का तल किसमें रखा है, वाई जेड तल में, तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, एक्स दिशा में। इसकी एक भुजा वाई में है, एक भुजा जेड में है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, एक्स में। ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि ये कैसी है, खुली सतह, ये कैसी है बेटा, खुली सतह। खुली सतह, खुली सतह के लिए मैंने नियम बताया था कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा या तो अंदर भी ले सकते हैं या बाहर भी ले सकते हैं। तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर कुछ भी ले लीजिए, पर मैंने कहा था कोशिश कीजिएगा बाहर ही लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर ले ले तो भी कोई फर्क नहीं। तो बेटा मैंने बाहर ले लिया, इसका क्षेत्रफल सदिश मैंने ऐसे दिखा दिया, डॉट का मतलब बाहर निकलते हो। 2D फिगर है इसलिए आपको दिखाई देते, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, तो बीच का कोण कितना हो गया, 0। दोनों एक दूसरे के समांतर है, ई भी एस के समांतर है, दोनों बाहर हैं। तो ये फ्लक्स निकलेगा बेटा फाई ई, यहां लिख देता हूं आपके लिए, ई तथा एस समांतर हैं, समांतर हैं, अतः थीटा बराबर क्या होगा, 0 देंगे। तो बेटा फाई ई इक्वल टू हो गया ई एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ई दे रखा है बेटा 3 × 10⁻3, तो 3 × 10⁻3। ओके, एस होता क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजाओं का वर्ग। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा दोनों भुजा 10 सेंटीमीटर में, ये मीटर में बदल देता हूँ, 10 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² का इंटू कर दिया, और इसका वर्ग, cos 0 का मान 1। तो देखिए बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो 3 4 2 -2 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। तो इस वर्ग से इतना फ्लक्स पूछेगा, 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरीके का सेम क्वेश्चन बेटे 2015 में भी आया, 2015 यूपी बोर्ड में आया हुआ है सेम। अभी उसे भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ है, सिर्फ उसमें डाटा चेंज किया हुआ है और कोई भी चेंज नहीं है। देखिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 3 की जगह 5 कर दिया, क्या कर दिया, 3 की जगह 5, और एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा यही है, और वाई जेड तल के समांतर रखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है ये, 2015 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो आप इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, या तो थ्योरी आएगी 2 मार्क्स में कि वैद्युत फ्लक्स क्या है और उसकी यूनिट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क्स में इस तरीके का, ठीक है। इसको मैं इधर भी एक बार समझा देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये कोऑर्डिनेट एक्स से ज्यादा समझ आती है, इससे समझ लीजिए। ये इमेजिनेशन के लिए डॉट और क्रॉस मैंने बनाए हैं, ये बेटा बाद में बहुत काम आएंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में सारे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, तो तीसरी डायरेक्शन बहुत आएगी, तो वहां पर क्रॉस और डॉट से आपको बहुत समझना होगा, इमेजिनेशन इंप्रूव करने। इधर देख लेते हैं, देखिए बेटा इसी सवाल को अगर इधर फिगर बना देता हूं, फिगर क्या कह रहा है, हमारा वर्ग वाई और जेड तल के समांतर रखा था, तो एक भुजा वाई अक्ष के समांतर होगी, एक जेड के, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो जेड यहां से
इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, आप इसमें समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये हमारा वर्ग बन गया। 3D में कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए, वैद्युत क्षेत्र इसमें दिखाया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? प्लस एक्स की दिशा में, प्लस एक्स। तो वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होगा बेटा, 2-3 लाइनें खींच दूंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, किस दिशा में है? प्लस एक्स दिशा। इसमें आप वैद्युत क्षेत्र दिखा सकते हैं इस फिगर में, वहां मैंने डॉट से दिखाया। ठीक है, तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा भाई, फॉर्मूला लगाना है। इसका क्षेत्रफल सदिश आप समझ सकते हैं किधर होगा? एक्स दिशा में क्षेत्रफल सदिश, ऐसे समझिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे समझिए। ये तल कैसे रखा था? ऐसे, ये वाई और ये एक्स, ये वाई ये एक्स, ऐसे रखा था। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस दिशा। ठीक है, तल के लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। कितना कोण बना? 0। तो आप इस फिगर से समझे चाहे इधर से समझे, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें एक और पार्ट दे रखा है, बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं। ये ए पार्ट था, बी पार्ट है। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 का कोण बनाता है? ये कह रहा है कि तल का अभिलंब, इन्होंने कहा है, मैं लिख देता हूं, सवाल में कहा है कि तल का अभिलंब। पहले अभिलंब को समझिए, तल का अभिलंब। बेटा तल का जो अभिलंब होता है वो बेटा क्षेत्रफल सदिश होता है। इस तल का अभिलंब ऐसे होगा, और ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत कौन होता है? क्षेत्रफल सदिश। तो तल का अभिलंब क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश यानी एस वेक्टर। तल का अभिलंब ही क्षेत्रफल सदिश होता है। ये तल का अभिलंब बेटा एक्स अक्ष से 60 का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? एक्स अक्ष से 60 का कोण बना रहा है। यानी यूं समझिए, ये ऐसे रखा था है और इसको ऐसे झुका दिया, तो अब ये एक्स अक्ष के साथ 60 का कोण बना रहा है। अब यहाँ से इसका एक्स एस ऐसे 60 का कोण बना, इसको ऐसे झुका दिया। तो ये कोण पहले से अब 60 बनाने लग गया। एक्स अक्ष से बना रहा है और एक्स अक्ष के दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? 60। तो यहाँ पर एस और ई के बीच का कोण कितना होगा? 60। ये जो कोण होता है एस और ई के बीच का कोण कितना होगा? 60। तो यहाँ पर फ्लक्स निकलेगा बेटा फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस 60। तो ई है 3 × 10⁻³ एस है 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, स्क्वायर इनटू cos 60 की वैल्यू 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यहाँ 1 था वहाँ 1/2 है, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 15। यूनिट होती है इसकी बेटा न्यूटन पर कूलम मीटर। तो फ्लक्स कम होगा, यूं समझिए। मैंने वैसे भी आपको बताया था लंबवत रखा होगा तो अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा, किसी कोण पर झुका देंगे तो कम होता जाएगा फ्लक्स। तो इसको ऐसे कुछ टेढ़ा कर दिया तो कम हो गया फ्लक्स, बस। तो बेटा सवाल करने के साथ साथ कॉमन सेंस भी लगा दिया, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ इसको न्यूमेरिकल समझ के, मैथ समझ के, ये नहीं कहीं भी बस फॉर्मूला याद कर लिया तो कर दिया। डायग्राम वगैरह सोच समझ के। अभी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में टाइम कम होता है वो अलग बात है, उसमें फिगर मत बनाइएगा। क्यों? उस समय आपकी इमेजिनेशन इतनी इंप्रूव हो जाएगी अभी की प्रैक्टिस से कि फिर आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉमन सेंस से समझ लोगे। वाई जेड तल के समांतर रखा है और वैद्युत क्षेत्र आई दिशा में है, तो समझ जाओगे कि ये वैद्युत क्षेत्र इस तल के लंबवत है। सीधा कोण क्या लगा दोगे? 0। तल के लंबवत में थीटा बराबर क्या होता है? 0। कल लिखा है तुमने, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अभ्यास 1.16। अच्छा सवाल है।
उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा एक। तो उसे मैं थ्योरी के फॉर्म में भी ले रहा हूँ और उससे सवाल भी होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अभ्यास 1.16। अभ्यास 1.16 को मैंने एक थ्योरी के फॉर्म में लिया है। ये क्वेश्चन एक काफी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, उस रिजल्ट का आपको काफी यूज होगा। चलिए तो पहले हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि कोई घन है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वो वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है। ठीक है, इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में भी यही लिया है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। घन एक बंद सतह होती है, मैंने आपको बताया था। खुली सतह कौन होती हैं? वर्ग, आयत, सर्किल, ये सब खुली सतह थी। बंद सतह कौन होती है? घन, घनाव, बेलन, गोला इत्यादि, ये सब बंद सतह हैं। तो ये सभी बंद सतहों के लिए रिजल्ट आएगा, सिर्फ घन के लिए बात नहीं होगी। अभी मैं घन को लेकर आपको एक तरीके से प्रूफ कर रहा हूं। देखिएगा बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ये घन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें निकालना है। तो जब भी कभी बंद सतह आ जाए तो आप ऐसा समझ के चलिएगा कि जैसे ये घन है, तो इस घन को आप 6 खुली सतहों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कि 6 खुली सतहों से मिलकर बना है, ऐसा मान सकते हैं। और प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे, बाद में सारे फ्लक्सों को बीजगणितीय जोड़ देंगे। देखिए बेटा, फ्लक्स अदिश राशि है, इसलिए इसको बीजगणितीय जोड़ा जाता है। तो हम एक एक करके एक एक सतह का फ्लक्स निकालते हैं कि एक एक सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा। हालांकि यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, मुझे मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और कोई घन रखा हुआ है, इसे आप घन मान लीजिए। हालांकि ये घनाभ शेप का है, पर आप इसे घन मानिए। ये साइड में आपको कम दिखाऊंगा जिससे आपको ये घनी प्रतीत हो। तो देखो बेटा, जब घन है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है इस दिशा में, तो आपको मालूम है इसकी ये साइड ABCD यानी ABCD से प्रवेश करेगा और EFGH इस वाली से बाहर निकल जाएगा। इनसे तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी दिखाई देगा। इसको हम थ्योरेटिकल देखते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रफल सदिश वगैरह लेकर कैसे फ्लक्स जीरो होगा, कहां से निकलेगा, किस तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ABCD एक सतह मान लेते हैं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स। चलिए बेटा, तो सतह ABCD से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, इस वैद्युत फ्लक्स को मैं नाम दे देता हूं फाई ABCD। फ्लक्स कैसे निकाला जाता है आपको पता है, फॉर्मूला E.S। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था E.S, यानी ES cos थीटा। ES cos थीटा, या थीटा क्या होता था? E और S के बीच का कोण। E और S के बीच का कोण। तो E तो हमें मालूम है बेटा x दिशा में है, E तो x दिशा में है। इसका क्षेत्रफल सदिश निकालना है, किसका? ABCD सतह का। तो बेटा मैंने बंद सतह के लिए एक नोट लिखाया था प्रीवियस क्लास में कि किसी भी बंद सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। बेटा बंद सतह के लिए हमेशा कहाँ लेंगे? बाहर। खुली सतह के लिए आप अंदर भी ले सकते थे, बाहर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा यूं समझिए, इस वाली सतह की बात होती है जो मेरी तरफ है। ये सब इस सतह का क्षेत्रफल सदिश इस तल के लंबवत होगा। तल के लंबवत का मतलब ऐसे, इस तरह। ठीक है बेटा, इस तरह ABCD, ABCD इस तरह मेरी तरह। मैं इसे बाहर ही लूंगा, कभी घन के अंदर नहीं लूंगा।
कभी भी घन के अंदर की साइड में नहीं लूंगा, इसकी दिशा हमेशा क्या लूंगा, बाहर। ABCD ये सतह है, इसका लंब क्या होगा ये, और ये बाहर की ओर होगा। तो इसका बेटा क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरीके से होगा। आप ABCD बाहर की, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, F मेरी तरफ ABCD का क्षेत्रफल सदिश मेरी तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की तरह उधर, तो इन दोनों के बीच कोण कितना हो गया, ये प्रति समांतर है, इसलिए इनके बीच का कोण हो जाएगा बेटा 180। इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 180। तो फाई ABCD बराबर हो जाएगा ES cos 180। cos 180 का मान कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा बेटा -ES। फाई ABCD कितना आ गया -ES। इसको समीकरण 1 नाम दे देते। इस सतह से ABCD से इतना फ्लक्स गुजरेगा। अब कोई दूसरी सतह लीजिए। अब मान लीजिए मैं ऊपर वाली सतह ले लेता हूं, ABEF जो ऊपर है, जो ये है ऊपर वाली सतह, इस सतह को ले रहा हूं। तो सतह कौन सी है, ABEF। ABEF से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको नाम दे दिया बेटा फाई ABEF। फॉर्मूला आपको पता ही है, E.S होता है, ES चलिए cos 90, cos 0, cos थीटा में। अब इसका एंगल देखते हैं, E और S। तो बेटा ABEF का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये तल है ऊपर वाला, इसका लंब कैसे होगा, ऐसे, ये लंब, और हमेशा बाहर, अंदर नहीं, घन के अंदर घुसते हुए नहीं, हमेशा बाहर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा बेटा, बाहर की, ऐसे y दिशा में। कौन सी दिशा में बेटा, +y दिशा, ऐसे समझ लीजिए। इसका क्षेत्रफल कौन सी सतह का, ABEF। तो देखिए बेटा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर, वैद्युत क्षेत्र इधर, कोण बना 90 का। तो ये बेटा ये कोण होता है 90 का, ये कोण होता है 90 का। तो ये हो गया ES cos 90, तो बराबर क्या हो गया 0। तो फाई ABEF बराबर हो गया बेटा 0। इस सतह से कुछ भी फ्लक्स नहीं गुजरा, इस सतह से कुछ भी फ्लक्स नहीं गुजरा। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, सीधा सीधा फ्लक्स जा रहा था। अब ऐसे जाके ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि इसमें से निकलने लग जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी हैं तो सीधी निकल जाएंगी, इसके ऊपर से नहीं निकलेंगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, 90 कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ, तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है ना बेटा, या ये कह सकते हैं ये तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र भी ये, तल भी ऐसे, तो ये समझ। तो ये बातें मैं लिखा चुका हूं, आप लिंक बार बार उनसे कर सकते हैं। चलिए बेटा, 2 बातें हो गई। अब मान लेते हैं सतह, नीचे वाली सतह मान लेता हूं। नीचे वाली सतह कौन सी है बेटा, CDGH, CDGH, ये H है बेटा, CDGH, CDGH। चलिए, तो सतह CDGH से गुजरने वाला फ्लक्स, तो CDGH से कितना फ्लक्स गुजरेगा देखते हैं बेटा, फाई CDGH, E.S तो हमेशा ही लगाएंगे बेटा, तो ES। अब थीटा देखते हैं, cos तो है, अब थीटा कितना होगा देखते हैं। ये है नीचे वाली सतह CDGH, ये नीचे वाली सतह है, ये नीचे। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बेटा, तल के लंबवत, ये तल है, इसके लंबवत कहां, नीचे। ठीक है, आपकी तरफ रख दूं तो तल का लंबवत ऐसे, बाहर ऐसे, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा,
इस दिशा को आप डाउन मान सकते हैं और इस दिशा को अप मान सकते हैं, या कहिए ये प्लस वाई में और ये माइनस वाई। अब वैद्युत क्षेत्रफल सदिश नीचे, वैद्युत क्षेत्र इधर, कोण बना 90। वैद्युत क्षेत्र लाल वाला, हरा वाला नीचे, कोण बना 90। तो बेटा ये कोण बना 90, तो कोण cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये फ्लक्स भी क्या हो गया 0, GH बराबर 0। समीकरण 3 नाम दे दिया। ये भी कॉमन सेंस की बात थी, फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा था, ऐसे जाके नीचे से तो निकल नहीं जाएगा, मोड़ तो जाएगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र रेखा सीधी है एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। चल दो बातें, 3 सतहों से निकल गया, अब 3 सतह और बाकी है। अब कौन सी सतह बाकी है, नीचे की ले ली, ये ले ली, ये सामने वाले ले लो। तो सतह EFGH, सतह EFGH से गुजरने वाला, इससे गुजरेगा बेटा, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा, ये लंबवत रखा हुआ है इसलिए गुजरेगा, और अधिकतम और गुजरेगा लंबवत। चलिए देखते हैं, इसे नाम दे दिया फाई EFGH, E.S, तो ES cos। चलिए थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश ये वाली सतह है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश S लंबवत होगा, और हमेशा किधर होगा, बाहर है, हमेशा बाहर, अंदर नहीं, घन के अंदर ऐसे नहीं घुसना, हमेशा घन से बाहर जाना है। किसी भी बंद सतह के बाहर ही निकालने हैं क्षेत्रफल सदिशों को, उसके अंदर नहीं, बंद सतह के लिए नियम है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, या कहेंगे x दिशा की ओर। ये इसका क्षेत्रफल। देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, कोण कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों समांतर है। तो समांतर की वजह से कोण हो गया ये 0 है। तो cos 0 का मान 1, तो EFGH बराबर आ गया बेटा ES, ये तो 1 हो गया है? ये नाम दे दिया हमने समीकरण 4। अब सतह कौन सी बची, एक सामने वाली बची और एक पीछे वाली। सामने वाली सतह है बेटा AFDG, ये इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, आपकी तरफ है, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल सदिश को मैं ऐसे दिखा देता हूं, डॉट का मतलब बाहर की ओर, डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर की ओर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल सदिश बाहर, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो ये कोण ऐसे बनेगा 90 का। फिर से कोण कितना बना 90, तो इस सतह से भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि सीधे सीधे जा रहा था, ऐसे जाके यूं तो मुड़ेगा नहीं फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र मुड़ेगा नहीं क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, सीधे जा रहा है, तो इससे भी नहीं गुजरा, ठीक है। तो इस बात को मैं जल्दी से लिख देता हूं, सतह ADFG, सतह ADFG से गुजरने वाला फ्लक्स, तो बेटा फाई ADFG बराबर हो गया E.S, आपको पता ही चल गया कोण कितना है 90, cos 90, ठीक है। तो फाई ADFG बराबर आ गया G, इसको नाम दीजिए समीकरण 5। अब एक और बची अंदर वाली सतह, कौन सी अंदर वाली सतह, BCHE,
एच ई, बी सी एच ई, ठीक है। तो सतह बी सी एच ई, बी सी एच ई से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बी सी एच ई, अच्छा बी सी एच ई। देखिए बेटा, ये पीछे वाली सतह की बात है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। इस सतह का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की, इसमें बाहर, घन के अंदर नहीं घुसना, इसलिए ऐसे आपकी तरफ लाऊं तो ऐसे, इसको ध्यान देगा ऐसे, यानी ब्लैक बोर्ड के अंदर। इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में? इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड, तो बोर्ड के अंदर। तो इसको मैं दिखा सकता हूं, इसका क्षेत्रफल सदिश दिखा सकता हूं बेटा क्रॉस से। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, पेपर के अंदर की ओर या बोर्ड के अंदर की ओर। क्षेत्रफल सदिश अंदर, वैद्युत क्षेत्र इधर, फिर से है कोण कितना बना? 90। तो इसके लिए भी कोण कितना होगा बेटा? 90। तो ये हो जाएगा ई डॉट एस बराबर ई एस कॉस 90। तो फाई ए बी सी एच ई बराबर भी क्या आ गया? इसको नाम दे दिया समीकरण। अब 6 सतहों से, जितनी भी 6 सतह से सबसे फ्लक्स निकल गया, या ये कॉमन सेंस की बात थी, मैंने पहले भी कहा था कि इसकी वैद्युत क्षेत्र सीधा सीधा है, तो इसके 4 सतहों से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इससे 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 और नीचे वाले से। सिर्फ ये सामने वाली से गुजरना था और इससे निकलना था, ऐसे समझ लीजिए। इससे एंटर किया, इससे एग्जिट किया, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें 2 इक्वेशंस में फ्लक्स आया, बाकी सबका 4 का 0 आया, 1 2 0 3 और 4 सतहों का 0 आया। चलिए बेटा, तो जब भी अब हमें कुल फ्लक्स निकालना है घन का कुल, तो घन का कुल फ्लक्स का मतलब सबको जोड़ दीजिए, सबको बीजगणितीय जोड़ दीजिए। तो घन से गुजरने वाला कुल या नेट फ्लक्स, क्या कहते हैं बेटा? नेट फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात होती है। तो कुल फ्लक्स क्या करेंगे? ऐसे, कुल फ्लक्स, तो फाई ई कुल, ऐसे लिख देता हूं। नेट, नेट और कुल एक ही बात होती है। नेट बराबर हो गया, सारों को जोड़ दीजिए बेटा। तो पहला वाला क्या था? माइनस ई एस, पहला वाला था माइनस ई एस, दूसरा कितना था? 0, तीसरा कितना था? 0, चौथा कितना था? ई एस, फिर 0, फिर 0। देखिए बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों ने 0 कर दिया, बाकी सब 0 है। तो फाई ई नेट बराबर क्या आ गया? फाई ई नेट या कुल फ्लक्स क्या आ गया? यानी इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या आया? इस बंद सतह से या इस घन से कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा? 0। चलिए बेटा, अब मैं इस बात से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाने वाला हूं कि ये जो घन था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा था, पर अगर ये घन ना हो, किसी और भी, किसी भी आकृति का बंद सतह होती है, किसी भी आकृति की, चाहे घन होती, घनाभ होता, गोला होता, बेलन होता, या कुछ भी होता, एक्स वाई जेड, बिना किसी शेप का बस बंद होता, यानी जिसका आयतन होता, तो भी फ्लक्स उससे शून्य ही गुजरता। ठीक है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, इस बात को याद रखिएगा। परंतु उसमें एक कंडीशन है, परंतु क्या कंडीशन है वो मैं अभी बताने वाला हूं, कि कोई भी, ये कैसी भी बंद सतह हो, किसी भी आकार की हो, आकृति की हो, ये छोटा होता घन तो भी कोई फर्क नहीं था, बड़ा घन होता तो भी कोई फर्क नहीं था, घन की जगह घनाभ होता, गोला होता है, कुछ भी होता बंद सतह, उसके लिए इससे फ्लक्स शून्य ही गुजरता। एक और बात, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, असमान वैद्युत क्षेत्र होता तो भी ये बात सत्य थी, तब भी फ्लक्स 0 ही आता। तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है, पर उसके लिए कंडीशन ये है
कि जो ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था, ये वैद्युत क्षेत्र कभी भी घन के अंदर से बनना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये हमेशा कहीं बाहर, किसी घन के या बंद सतह के बाहर से कहीं से बनना प्रारंभ होना चाहिए। यानी फ्लक्स प्रवेश करे और निकले। ऐसा ना हो कि घन के अंदर ही बनना प्रारंभ हो वैद्युत क्षेत्र, उस केस में वैद्युत क्षेत्र निकलेगा अथवा प्रवेश करेगा। ठीक है, उस केस को गॉस लॉ में पढ़ेंगे। अभी ये समझ के चलिए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसे कौन बनाता है बेटा? आवेश। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र को कौन बनाता है? आवेश। ठीक है, तो ऐसे समझ के चलिए कि वैद्युत क्षेत्र को बनाने वाला आवेश हमेशा बंद सतह के बाहर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट बात दोबारा से बोल रहा हूं, उसको लिखूंगा भी इस निष्कर्ष को, इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है बहुत, कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत फ्लक्स बनाने वाला आवेश अथवा आवेशों का निकाय बंद सतह के बाहर किसी बिंदु पर स्थित होना चाहिए। यानी इसके अंदर कोई आवेश नहीं होना बंद सतह के अंदर, क्योंकि आवेश से ही वैद्युत क्षेत्र बनता है, या कहेंगे इसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र बनना प्रारंभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र बनना प्रारंभ होगा या इसके अंदर कोई नेट आवेश होगा, नेट आवेश करेक्ट वर्ड है, तो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर से बनना प्रारंभ हो जाएगा। उस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा। वो केस हम कल पढ़ेंगे गॉस लॉ में। वही गॉस लॉ है कि किसी बंद सतह के अंदर आवेश होगा तो उससे फ्लक्स निकलेगा। तो कितने आवेश से कितना उस सतह से फ्लक्स गुजरेगा, यही गॉस लॉ है। तो इसे हम कल पढ़ेंगे। उस केस में आवेश बंद सतह के अंदर होगा, इस केस में आवेश बंद सतह के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हटाता हूं पहले। तो इसका निष्कर्ष ये किसी भी सतह की बंद सतह के लिए सत्य होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आपको याद रखना है। इसका निष्कर्ष है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप इसमें और गॉस लॉ में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। तो निष्कर्ष क्या है बेटा? किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल या नेट फ्लक्स, कुल या किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल या नेट फ्लक्स शून्य होता है। जबकि या परंतु वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत फ्लक्स, दोनों बात एक ही है, एक तरीके से एक ही है। वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत फ्लक्स बनाने वाला आवेश अथवा आवेशों का निकाय बंद सतह के बाहर स्थित होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन। इसमें मैंने लिखा है बेटा आवेश तथा आवेशों का निकाय। वैद्युत क्षेत्र आवेश बनाता है या आवेशों का निकाय बनाता है। ठीक है ना, अलग अलग तरीके के आवेश अलग अलग तरीके का वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, तो आवेश क्या बनाते हैं? वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र को बनाने वाले आवेश बाहर होने चाहिए, इसके अंदर नहीं होने चाहिए। यानी जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था, ये यहाँ कहीं पर कोई आवेशों का निकाय रखा होगा, उससे ही वैद्युत क्षेत्र बनना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर भाग रही है।
तो ये भी हमें पता चल गया कोई धनावेश का निकाय होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना आपको कैसे बनना होगा, क्योंकि ये आइडियल बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता नहीं है, ये आइडियल बात है। चलिए, तो एक समान आवेश, हाँ ठीक है, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र बनाने वाले इसके अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। एक और बात कह दूं कि ये जो आवेशों के लिए वर्ड आता है, ये नेट आवेश के लिए वर्ड आता है, एक वर्ड आता है नेट आवेश। अगर इसके अंदर प्लस क्यू आवेश होता तो इससे फ्लक्स गुजरता, अगर इसके अंदर एक और आवेश रख देता माइनस क्यू, तो इसके अंदर से कुल फ्लक्स जीरो गुजरता, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ दें तो नेट आवेश इस घन के अंदर कितना हो जाएगा, शून्य। तो बात इसके लिए ये है कि बंद सतह के अंदर नेट आवेश शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट आवेश। ठीक है, तो नेट आवेश के लिए बात होती है, यानी अंदर इसके अंदर शून्य आवेश होना चाहिए, कुल आवेश कितना होना चाहिए, शून्य, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। चलिए और देखते हैं बेटा ऐसा क्यों होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया जाए, यूं समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए गोला होता, ऐसे समझिए ये कोई गोला है, क्या है बेटा, गोला। गोला नहीं होता, किसी और शेप का भी होता। देखिए अभी मैं गोला इधर आता हूँ, अभी शेप बदल दूंगा। तो बेटा अगर यहाँ से कोई फ्लक्स आता है, ऐसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो देखिए बेटा इस गोले में कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश की, 1 2 3 4, और निकली कितनी, 1 2 3 4, यानी जितना फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश किया उतना ही फ्लक्स इसके अंदर से निकल गया। ठीक है, तो नॉर्मल इसके अंदर कहीं पर जमा नहीं हुआ, ये बात समझ लीजिए, जितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर करेगा सतह के अंदर उतना ही इस फ्लक्स से, इस सतह से बाहर निकलेगा। हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि एंटरिंग फ्लक्स यानी प्रवेश करने वाले फ्लक्स को आप चाहे धनात्मक मान सकते हैं, ऋणात्मक, आपकी मर्जी है। अगर मैं ऋणात्मक मानता हूं तो बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक मानूंगा। इसका उल्टा भी आप कर सकते थे, अगर इसे धनात्मक मानते तो इसको ऋणात्मक। यहाँ पर मैं इसको ऋणात्मक मानता हूँ, क्योंकि जब इसमें देखा था इस केस में आपने, तो एंटरिंग फ्लक्स जब इधर से प्रवेश कर रहा था तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स -ES आया था। कितना आया था, -ES, इसकी वजह से, और इसकी वजह से बाहर निकलने वाले की वजह से +ES आया था। तो मैं प्रवेश करने वाले को नेगेटिव मान लेता हूं। तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स आप नेगेटिव मान लीजिए, क्या मान लीजिए, नेगेटिव फ्लक्स हमेशा, और बाहर निकलने वाले फ्लक्स को क्या मान लेंगे आप बेटा, पॉजिटिव फ्लक्स। जब कुल फ्लक्स की बात आया करेगी तो ये दोनों जुड़ा करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस फ्लक्स टोटल, तो हमारा कुल फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य। तो हम ये बात सोच के चलिएगा, सामान्यतः प्रवेश कर बंद सतह के अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं, धनात्मक मानते हैं। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, जितना फ्लक्स किसी बंद सतह के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स उस बंद सतह से बाहर निकलेगा। तो मैं इस बात को वहां लिखता हूं। ये बेटा अगर ये गोला नहीं होता, किसी और ऐसी वैसी शेप का होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भी देखिए 1 2 3 4 एंटर कर रहे थे, 1 2 3 4 बाहर निकल रहे थे। तो जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना बाहर निकलेगा। और दूसरी बात मैंने कह दी कि एंट्रिंग फ्लक्स को यानी प्रवेश करने वाले फ्लक्स को अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो निकलने वाले को आप पॉजिटिव लेना। तो जब बाद में इनको टोटल की बात आएगी, ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, शून्य। कुल फ्लक्स की बात क्या आ जाएगी, शून्य। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखो मैं लिख देता हूं सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः बंद सतह में प्रवेश करने वाले वैद्युत फ्लक्स, दोनों कोई बात नहीं, वैद्युत फ्लक्स को
ऋणात्मक, क्या लेते हैं, ऋणात्मक। बेटा कई किताबों में धनात्मक भी होगा, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लीजिएगा। आपने धनात्मक लेना है तो दूसरे वाले को उसके कंपेयर में फिर अपोजिट लीजिएगा। अगर आपने इसको ऋणात्मक लिया है तो बाहर निकलने वाले को धनात्मक लीजिएगा, अगर आपने इसे धनात्मक लिया तो उसे ऋणात्मक लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बंद सतह से प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, बंद सतह के लिए एक बात और है, बंद सतह के लिए प्रवेश करने वाला फ्लक्स बराबर बाहर निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, ये वाली बात, ये किसके लिए है, बंद सतह, खुली सतह के लिए नहीं, बंद सतह। इसलिए जितना प्रवेश करेगा उतना ही निकलेगा। अगर तो कुल फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, बस इसके लिए कंडीशन ये है कि ये वैद्युत क्षेत्र बाहर से कहीं से बनना चाहिए, इसके अंदर से बनना प्रारंभ नहीं करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसके अंदर कोई नेट आवेश नहीं होना चाहिए। कोई इसके अंदर नेट आवेश होगा, नेट वर्ड करेक्ट होना भी आपको बता दिया, नेट आवेश की बात हो रही है। आवेश हो सकता है पर नेट आवेश की बात हो रही है। जैसे अगर इस घन के अंदर मैं एक द्विध्रुव रख दूं, आपसे पूछा जाए किसी घन के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स के बताइए, तो इसका आंसर मैं बता दूं, शून्य। क्योंकि बेटा वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर कुल आवेश क्या होता है, शून्य। एक आवेश प्लस होता है, एक आवेश माइनस होता है, तो कुल आवेश कितना हो गया, शून्य। तो बंद सतह से शून्य आवेश हो गया तो नहीं गुजरेगा। तो याद रखिएगा, इसलिए नेट आवेश नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया आवेश बनाने वाला आवेश अथवा आवेशों का निकाय। नेट कर दो इसका, बनाने वाला नेट आवेश अथवा आवेशों का निकाय बंद सतह के बाहर स्थित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कीजिएगा। किसी भी बंद सतह के लिए सत्य है। गॉस लॉ में आवेश इसके अंदर होगा, और जब आवेश इसके अंदर होगा तो इससे फ्लक्स गुजरेगा, वही गॉस लॉ है। तो उसे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में उसे ही पढ़ेंगे, हम गॉस लॉ अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाली बात याद रखिएगा, बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, कब, जबकि इसके अंदर कोई आवेश ना हो। ठीक है, खुली सतह से आवेश गुजरेगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि ये वाला नियम प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाला ओपन सतह के लिए लगा दें। तो खुली सतह जैसे वर्ग, आयत है, इनके लिए मत लगाइएगा, ये बस बंद सतह के लिए, स्पेशली हर जगह बंद सतह मैंने मेंशन किया हुआ। तो conclusion is that total flux through a closed surface is 0, but net charge inside the closed surface must be 0। यानी किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है, परंतु बंद सतह के अंदर नेट आवेश शून्य होना चाहिए। बस ये वाली बात है, इसको ऐसे समझिए, मैंने बोला वैसे समझिए। चलिए अब इसके बाद गॉस लॉ के शुरू करें।